8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and let. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अड्डा। वैसे तो यह चैनल करंट अफेयर्स के लिए है, बट आजकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पार्ट भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आज से हम करंट अफेयर्स के साथ डेली एक स्टैटिक पार्ट के टॉपिक पर काम करेंगे। हम आने वाले टाइम में स्टैटिक पार्ट के साथ साथ और काफ़ी स्टडी रिलेटेड फैक्ट भी इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इसरो। वैसे तो इसरो के बारे में जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, लाइक उनसे चेयरमैन पूछ लिया जाता है, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है या फिर मोटो पूछ लिया जाता है। बट इस वीडियो में आपको बहुत ऐसे फैक्ट बताए जाएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं या होंगे। स्टार्ट करने से पहले यह जरूर बताना चाहूँगा, पर्सनल एक्सपीरियंस है। पहली बात, पढ़ाई में कामचोर नहीं बनना, ना पढ़ाने में और ना पढ़ने में। कहने का मतलब मेरा यह है कि आज तक आप जो पढ़ते आए हैं हम वो तो पढ़ेंगे ही, लाइक हेडक्वार्टर के बारे में, चेयरमैन के बारे में या फिर अन्य कोई भी चीज़ों के बारे में। बट हम इस वीडियो में इनके मल्टीपल फैक्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर सिखा पाऊँ और आप कुछ बेहतर सीख पाओ। यहाँ बात इसरो की है तो पहले इसरो का इतिहास का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यह बताना चाहूँगा, साइंस टेक के इस फील्ड में विक्रम साराभाई और होमी भाभा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वर्ष 1957 में रशिया ने स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया गया। यह पहली वह घटना थी जिसके बाद भारत को लगा कि हमें भी इस फील्ड में वर्क करना चाहिए ताकि हम अपने देश को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1962 से, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई एक समिति थी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय समिति या फिर जिसको हम इंकोस्पार भी बोल सकते हैं। इसी इंकोस्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र या फिर जिसको हम टर्ल्स बोल सकते हैं, उसकी स्थापना की। किसके साथ मिलकर? विक्रम साराभाई के साथ मिलकर की। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, इसलिए इनको हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। आगे चलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसी को हम इसरो बोलते हैं, जो कि 15 अगस्त 1969 को बना। इसने ही तत्कालीन जो इंकोस्पार था उसका अधिक्रमण कर लिया। तो अब जिक्र आता है इसरो के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स का, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसरो का हेडक्वार्टर, ये है कर्नाटक के बेंगलुरु में। देन इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देन इसरो का मोटो मानव जाति की सुरक्षा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। देन इसरो के ओनर, यानी कि इसको ऊपर हेड कौन है, इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको भारत सरकार इसके ऊपर काम करती है, इसके ओनर भारत सरकार है। देन फिर इसरो के चेयरमैन, ये है कैलाश वैद्यो सिवान या फिर इनको शॉर्ट फॉर्म में के सिवान बोल सकते हो। तो अब जिक्र के सिवान का आया है तो जिक्र बनता है होमी भाभा का, क्योंकि साइंस टेक में जितना इम्पोर्टेंट रोल के सिवान का है उतना इम्पोर्टेंट रोल होमी भाभा का भी है। तो होमी भाभा से परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक कौन? होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। देन सेकंड बात यह है, इन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई में है। तो फिर अब बात कर ली जाती है कि ये बना कब। तो राष्ट्र की सेवा में परमाणु की भावना के साथ इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। आपको यहाँ नीचे कुछ बार के अनुसंधान रिएक्टर दिखाई दे रहे हैं, जो निम्न इस प्रकार हैं: अप्सरा, साइरस, ध्रुव, कामिनी, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, जर्लिना।
तो यहाँ से आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम से यहाँ सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन बार के अनुसंधान रिएक्टर का हिस्सा है और कौन सा नहीं है। तो अब आपके सामने है बार का लोगो विद मोटो। तो यहाँ से आपको बार का मोटो ध्यान रखना है, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, या फिर इंग्लिश में एटम्स इन द सर्विस ऑफ द। तो बात आती है इसरो के लॉन्च व्हीकल की। तो ऐसे तो स्टार्टिंग में इसरो के पास SLV था, उसके बाद ASLV था। वो क्या था कि वो कम मास के सैटेलाइट को ऊपर लेके जाने में सक्षम थे, तो टाइम के अकॉर्डिंग इनमें अपग्रेड किया गया। तो SLV के बाद ASLV आया, देन थर्ड जनरेशन PSLV आया, और अब फोर्थ जनरेशन आपके सामने GSLV है। तो यहाँ पे आपके सामने PSLV एंड GSLV के बारे में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, क्योंकि ये GSLV एंड PSLV अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इनके बारे में ना हमें विस्तार से पता होना चाहिए ये चीज़ वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैंने वो चीज़ शेयर नहीं की, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। तो मैंने PSLV एंड GSLV के बारे में एक अलग वीडियो बनाई है, वो आपके सामने आज नहीं तो कल तक अपलोड हो जाएगी। तो आप वहाँ जाकर उस चीज़ को ज़रूर देखिए, ताकि एक चीज़ फैक्ट के साथ आपको एक चीज़ समझ भी बने आपकी। तो PSLV एंड GSLV के बारे में हल्का सा जानने से पहले हमें ऑर्बिट का पता होना चाहिए कि ऑर्बिट कैसी होती है, कैसे वर्क करती हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, पोलर ऑर्बिट और एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को आप इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोल सकते हो। यहाँ एक तीसरी ऑर्बिट भी होती है, इंक्लाइंड ऑर्बिट, वो हो सकती है। मुख्य रूप से हम इन दो की बात करेंगे, पोलर ऑर्बिट की और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की। तो यहाँ शॉर्ट में मैं यह बताना चाहूँगा, जो अपना PSLV होता है, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम से ही पता चल रहा है पोलर, यानी कि पोलर ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट छोड़ने होते हैं वो PSLV के द्वारा छोड़े जाते हैं। और सेम इसी तरह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो सेम वही है। GSLV की फुल फॉर्म में भी दिया गया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो जियो ऑर्बिट में, यानी कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट छोड़ना होता है, हम उसके लिए GSLV का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया गया है ऑर्बिट की कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरी होती हैं, LEO, MEO, GEO और HEO, ठीक है। इनकी पहली बात तो फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, और दूसरी बात ये कितने डिस्टेंस तक होती है। जैसे 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है LEO, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट। 8000 से लेकर 20000 किलोमीटर तक होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और 36000 किलोमीटर पे होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इससे अबव 36000 किलोमीटर से अबव होती है हाई अर्थ ऑर्बिट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके बारे में डिटेल से मैं आज शाम तक और नहीं तो कल सुबह तक एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। इनके बारे में डिटेल से आप वहाँ समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ आपको हल्का सा बताया गया है कि। तो ये थे कुछ फैक्ट आपके पोलर ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। अब हम PSLV एंड GSLV के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको नीचे दिखाया गया है, इसके बारे में मैंने 6 डिफरेंस लिखे हैं। तो ये 6 डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। पहला डिफरेंस, PSLV पुराना है जबकि GSLV नया है। ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन SLV था, सेकेंड जनरेशन ASLV था, थर्ड जनरेशन PSLV एंड अब फोर्थ जनरेशन GSLV है। तो ये सबसे नवीनतम है। देन हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। GSLV की ज्यादा वजन लेके जाने की क्षमता है जबकि PSLV की कम है। ओके, थर्ड पॉइंट, GSLV में क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन लगा हुआ है जो ज्यादा जोर का धक्का देता है, जबकि PSLV में परंपरागत रॉकेट इंजन लगा हुआ है। तो यहाँ से हम एक चीज साफ समझ सकते हैं, जबकि GSLV में ज्यादा बड़ा इंजन लगा हुआ है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन लगा हुआ है जो ज्यादा जोर का धक्का देता है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि GSLV के बारे में हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ये ज्यादा वजन लेके जाने की क्षमता है। तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा जोर का धक्का चाहिएगा। ओके, तो सेम आगे फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। GSLV में 3 चरण होते हैं जबकि PSLV में 4 चरण होते हैं, ठीक है। और पांचवा बात, GSLV में 4 लिक्विड बूस्टर होते हैं जबकि PSLV में 6 सॉलिड बूस्टर होते हैं। 6 पॉइंट, GSLV के मुकाबले PSLV ज्यादा भरोसेमंद है। कहने का मतलब क्या है इस बात में? भरोसेमंद की बात यह है कि PSLV छोटे
आकार के जो सैटेलाइट होते हैं उनको लेके जाने में सक्षम होता है। बट इसके साथ PSLV के द्वारा इसरो ने काफ़ी बहुत बड़े बड़े मिशन सक्सेसफुल किए हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। और ये बहुत पुराना सिस्टम भी है। GSLV तो अब आया है, तो उससे पहले तो सारे जो GSLV के काम है वो भी PS। तो यहाँ आपको PSLV की स्टेजेस दिखाई गई हैं। तो सबसे नीचे क्या दिखाई दे रहा है? इंजन दिखाई दे रहा है। वो कौन से फ्यूल का प्रयोग कर रहा है? सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। उसके अबाउ 4 स्टेज दिखाई गई हैं। पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करती है, दूसरी स्टेज आपके लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करती है, थर्ड स्टेज अगेन सॉलिड फ्यूल एंड देन फोर्थ स्टेज अगेन लिक्विड फ्यूल का प्रयोग करती है। तो सबसे ऊपर जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वही स्पेस में प्लेस किया जाता है एज ए सैटेलाइट। तो अब बात आती है GSLV की स्टेजेस की। जैसा कि बताया गया GSLV में 3 स्टेज होती हैं। स्टेज 1 क्या कहलाती है? सॉलिड बूस्टर। स्टेज 2 लिक्विड मोटर का प्रयोग करती है। स्टेज 3 क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाती है। तो यहाँ से भी सेम उसी की तरह PSLV की तरह आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखने हैं, कौन सी स्टेज में क्या है। इनसे अलावा यहाँ से अगर जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको दूसरी वीडियो में बिल्कुल डेप्थ लेवल तक समझाया जाएगा कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। तो आपसे विनती है जब भी वो वीडियो अपलोड होती है 1 दिन में या 2 दिन में, आप वो वीडियो वहाँ जाकर अवश्य देखिए। तो इसरो के द्वारा PSLV के माध्यम से 2 मिशन किए गए थे, एक चंद्रयान 1 और दूसरा मंगलयान। चंद्रयान 1 चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। यहाँ से इस चित्र से जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें से 3 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरी बात, इसके प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ? इस पे खर्चा हुआ 3.86 करोड़ रुपए। ओके, देन फिर बात कर ली जाती है अगर इसके डीपली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि जो भी इसको प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहा था उस डायरेक्टर का नाम बताइए। उसका नाम था M अन्नादुरई। दूसरे मिशन की बात की जाए तो ये था मंगल ग्रह पर भेजा गया था, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट। कब भेजा गया? 5 नवंबर 2013 को। यहाँ भी इस चित्र में आपके लिए काफ़ी कुछ यूजफुल बातें दी गई हैं। इस सेम मिशन पे जैसे नासा ने भी वर्क किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी वर्क किया है, जापान एरोस्पेस ने भी वर्क किया है, रशियन फेडरल स्पेस ने भी वर्क किया है, तो सेम इसरो ने किया। तो हम यहाँ सिर्फ जिक्र इसरो का करेंगे, बाकी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से इसको पढ़िए कि नासा ने कब लॉन्च किया, कब मार्स के ऑर्बिट में पहुँचा, उस पर कितना खर्चा किया गया। हम बात यहाँ इसरो की चल रही है तो इसरो से रिलेटेड पढ़ते हैं। इसरो ने लॉन्च कब किया? ये 5 नवंबर 2013 को। मार्स की ऑर्बिट में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को। अच्छा, ये लॉन्च कहां से किया गया था? ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। सो गाइज, यहाँ तक था आपका थ्योरी सेक्शन। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसरो द्वारा पहला उपग्रह कौन सा और कब लॉन्च किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर चूज कीजिए। तो अब बात करती है इसके सॉल्यूशन की। तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह उस समय उपग्रह प्रणाली के निर्माण और संचालन में एक सक्रिय तकनीकी का अनुभव था। बट क्या हुआ कि ये 5 दिन बाद इसने काम करना बंद कर दिया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन, इनसैट उपग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ से आपको क्या होता है कि जो एग्जाम कंडक्ट करता है ना उसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है आज के टाइम पे डेट पे। वो डेट बहुत पूछता है क्योंकि बच्चे यहीं उलझते हैं, नॉर्मल रटने की चीज़ रट लेते हैं लेकिन डेट ध्यान नहीं रहती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस सेशन में, हम डेट से रिलेटेड भी और नॉर्मल फैक्ट से रिलेटेड भी हर चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन की जानकारी अच्छे से मिले। तो दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से ऑप्शन चूज कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन की बात आती है तो इनसैट उपग्रह की शुरुआत 30 अगस्त 1983 कौन से प्रक्षेपण के साथ हुई थी? इनसैट 1B के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। ठीक है, अब आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में दिया गया भारत की पहली पिको सैटेलाइट का नाम बताएं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पिको सैटेलाइट का नाम बताएं जो भारत की पहली थी। तो ठीक है, कौन सी थी? स्टडसैट। यह पहली भारतीय पिको उपग्रह था जिसका वजन 1 किलो से भी कम था। इसे किसके द्वारा? PSLV C-15 के द्वारा। कब? 12 जुलाई 2010 को लॉन्च किया गया था। तो ऐसे ही कीजिए, ये आदत बना लो, कब, कहाँ, कैसे, किससे,
ये 4 चीज हर क्वेश्चन के बारे में अगर जान ली तो आप हर क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। पहले भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की उनका नाम बताइए। इनका नाम था राकेश शर्मा। लेकिन बात आती है यार कब की, इन्होंने वर्ष 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 5वां क्वेश्चन, स्कैटसैट 1 उपग्रह किस उद्देश्य से 1 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, भारत को मौसम की भविष्यवाणी, चक्रवात की भविष्यवाणी और ट्रैकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 सितंबर 2016 को स्कैटसैट 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। यानी कि यहां से आंसर बनता है उपरोक्त सभी का। ठीक है, देन 6th क्वेश्चन, भारत ने पहले रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से सही आंसर चूज किए। ये है 17 मार्च 1988 को। मतलब भारत के पहले रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट नाम क्या था? IRS-1A को 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। यहाँ जितना आंसर इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन पढ़ते हुए पहले आंसर को चूज कीजिए, उसके बाद व्याख्या जरूर पढ़िएगा। यहाँ आंसर के अलावा भी कुछ अलग से फैक्ट डाले गए हैं। 7वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमीसैट को कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, देश की प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली महिला के नाम पर कब सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? करेक्ट करना चाहिए दिमाग में कि पहली महिला देश की कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन देखिए कि कब गया था। तो ये गया था 12 सितंबर 2002 को। लेकिन इसका नाम क्या था? इसका नाम था कल्पना 1 सैटेलाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, कौन सा उपग्रह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी के रूप में समर्पित है? तो यह कौन सा है? यह है एस्ट्रोसैट, पहला ऑप्शन। यह भारत का पहला समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, IRNSS-1B उपग्रह का पूर्ण नाम क्या है और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ आंसर बनता है IRNSS का पूर्ण नाम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे 4 अप्रैल 2014 को लॉन्च किया गया था। यानी आंसर बनता है ऑप्शन बी। और हम आपको बता दें कि यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में दूसरा उपग्रह है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, किस उपग्रह को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था? इसका आंसर बनता है अपना ऑप्शन बी, कार्टोसैट 1। तो इसके बारे में सॉल्यूशन जानते हैं। कार्टोसैट 1 को PSLV-C6 द्वारा, ठीक है, 5 मई 2005 को लॉन्च किया गया था और इसे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के रूप में जाना जाता है। यह 2.5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ स्टीरियो ऑर्बिट इमेज प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूरी तरह शिक्षा पर आधारित सैटेलाइट कौन सा था जो 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था? यह था एजुसैट GSAT-3, ऑप्शन नंबर 1। कब लॉन्च किया गया था? 20 सितंबर 2004 को। देन क्वेश्चन नंबर 13, एक अंतरिक्ष वेपन उपग्रह का नाम बताइए जो सामरिक सैन्य उद्देश्य के लिए उपग्रह को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम है एसेट। एंटी सैटेलाइट वेपन या एसेट एक अंतरिक्ष हथियार है जिसे सामरिक सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रह को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह का नाम बताइए जो जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। चलो ठीक है, तो इसके बारे में दोनों चीज ध्यान रखनी है, डेट भी और कौन सा। तो भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A था, यानी कि हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए। कब लॉन्च किया गया? जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, भारत और फ्रांस ने किस उपग्रह का निर्माण किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी, मेगा ट्रोपिकिस। इसका उपग्रह भारत और फ्रांस द्वारा विकसित किया गया था। ये उपग्रह इसे PSLV-C18 के द्वारा 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। मैं फिर कहता हूँ, व्याख्या अवश्य पढ़िए। इसी में आपको क्वेश्चन के अलावा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। व्हीकल का नाम भी इम्पोर्टेंट है और जो लॉन्च किया गया है उसका नाम भी इम्पोर्टेंट है और जो डेट दी गई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसरो द्वारा 8th जो आखिरी नेविगेशन सिस्टम था ना IRNSS-1I, उसको कब लॉन्च किया गया था? उसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में, यानी कि ऑप्शन ए सही बनता है। तो चलो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसरो द्वारा 8वीं जो आखिरी नेविगेशन सिस्टम थी ना IRNSS-1I को अप्रैल 2018 में PSLV-C41 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के FLP से लॉन्च किया गया था। नोट: अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन गया जिसके पास खुद की नेविगेशन सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल ऑर्बिटर मिशन को अनौपचारिक रूप से जाना जाता है। मंगलयान। मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम को अनौपचारिक रूप से मंगलयान के रूप में जाना जाता है और यह भारत का पहला मंगल ऑर्बिटर है। इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस PSLV के साथ एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर बनता है PSLV C37, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C17 के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड एक साथ अधिक से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का अब तक का सबसे भारी उपग्रह का नाम बताइए जो 29 जून 2017 को लॉन्च किया गया था। इसका नाम है GSAT-17। ऑप्शन नंबर ए। इसका वजन कितना था? 3473 किलोग्राम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे भारी रॉकेट का नाम बताइए जो 5 जून 2017 को लॉन्च किया गया। नाम इसका GSLV Mk3 था। ठीक है, इसका वजन कितना था? 3136 किलोग्राम। देखो यहाँ ध्यान रहे, दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें दिया गया है अब तक का सबसे भारी उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है, वो तो है GSAT-17, बट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भारत का सबसे भारी रॉकेट का नाम बताइए। यहाँ रॉकेट की बात है तो इसका नाम था GSLV Mk3 और ये अपने साथ ना 3136 किलोग्राम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेकर गया था। कौन सा सैटेलाइट? उस सैटेलाइट का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो उसका सैटेलाइट का नाम था GSAT-19। क्वेश्चन नंबर 21, इसरो के पहले अंतरिक्ष बंदरगाह का नाम बताइए। तो इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, भारत द्वारा दूसरा उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, भारत द्वारा पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था कौन सा? आर्यभट्ट 1975 में। लेकिन यहाँ बात दूसरे उपग्रह की, तो ये था भास्कर जो 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 23, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कब स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी 29 सितंबर 2015 को, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में स्थापित की गई थी। किसके रूप में? एस्ट्रोसैट के रूप में स्थापित की गई थी। अब आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसरो के लॉन्च 2019-20 में, यानी कि जनवरी 19 से लेकर जनवरी 20 तक के मैंने यहाँ पे आपको कुछ जो इसरो के लॉन्च किए गए वो दिखाए गए हैं। ठीक है, तो उनसे यहाँ से ना पहली बात तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम टू टाइम यहाँ से पढ़ते रहिए। यहाँ से हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 109वां लॉन्च कौन सा था, किस डेट को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या था, किस लॉन्च व्हीकल से किया गया था, वो किस लिए, यानी उसकी एप्लीकेशन क्या थी, ऑर्बिट का टाइप क्या था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कहने का मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ इनको पढ़ा देता हूँ, लेकिन वही बात है मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, याद आपको करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लेटेस्ट 109वां नाम क्या था? GSAT-30। लॉन्च कब किया गया? जनवरी 17, 2020 को। व्हीकल का नाम क्या था? Ariane 5 VA251। ऑर्बिट टाइप क्या थी? GSO। एप्लीकेशन किस लिए था? ये कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया था। देन 108वां नाम क्या था? RISAT-2BR1। कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 11, 2019 को। व्हीकल का नाम PSLV C48 को। ऑर्बिट टाइप क्या था? LEO, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट। और एप्लीकेशन किस लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए और अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब जिक्र आता है 107वां।
कार्टोसेट कब लॉन्च किया गया? कार्टोसेट 3 लॉन्च डेट नवंबर 27 2019 को। लॉन्च व्हीकल क्या था इसका? PSLV C47। देखिए यहाँ से लॉन्च व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इन सब में देखा जाए तो नेम और लॉन्च व्हीकल एटलीस्ट कम से कम ये तो जरूर याद रखिए। अब ये कार्टोसेट 3 है। ऑर्बिट टाइप क्या था? SSPO। एप्लीकेशन किस लिए था? ये भी अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए था। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट 106 चंद्रयान 2 लॉन्च डेट। इसकी डेट भी अवश्य याद रखिए, काफी न्यूज में था। ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च व्हीकल क्या था? GSLV MK3। ऑर्बिट टाइप क्या था? लूनर। और एप्लीकेशन क्या था इसका? प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन के लिए। 105वां रीसेट 2B लॉन्च डेट 22 मई 2019 को। लॉन्च व्हीकल PSLV C46। ऑर्बिट टाइप LEO। एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और अर्थ ऑब्जर्वेशन। 104वां एमीसेट लॉन्च डेट 1 अप्रैल 2019। लॉन्च व्हीकल PSLV C45। ऑर्बिट टाइप SSPO। देखिए यहाँ मैं बोलता हूँ आपको बोर फील जरूर हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ना ऐसे फैक्ट है, ये सिर्फ डायरेक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बारे में कुछ भी चीज़ समझाई नहीं जा सकती, सिर्फ मैं आपको बोल के सुना सकता हूँ। आपको बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार देखने से ये चीज़ याद होगी। देन फिर आता है बात 103वां। इसका नाम है GSAT 31। लॉन्च डेट 6 फरवरी 2019 को। लॉन्च व्हीकल अरियान 5 VA 247। ऑर्बिट टाइप GTO। किसके लिए था? एप्लीकेशन कम्युनिकेशन के लिए। देन 102वां माइक्रोसेट R। ठीक है, ये जनवरी 24 2019 को लॉन्च किया गया था। व्हीकल का नाम था PSLV C44। ऑर्बिट टाइप SSPO। ठीक है, एप्लीकेशन इसकी गिवन नहीं है। तो अब ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। होपफुली मैंने आपको जितना भी बताया आपके समझ में आया होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, अवश्य बनेंगे। इस चीज़ को बार बार पढ़िए। ठीक है, और एक अलग वीडियो लेके आएंगे। जो भी जितना यहाँ बताया है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज उस वीडियो में दी जाएगी आपको। ठीक है, ओके गाइज, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। होपफुली जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इस चैनल पर जो भी पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने हर दोस्तों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा हर किसी को हो सके। थैंक यू।